हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं। तो इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी संख्या आती है उसका नाम क्या है, नेचुरल नंबर या फिर क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक, अच्छा, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्याएं आती हैं? तो प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत वह संख्याएं आती हैं जो हमारे प्राकृति में क्या हो, विद्यमान, जो हमारे प्राकृति में है ही नहीं, तो उनको थोड़ी ना हम काउंट करेंगे। अब जैसे -1 को अगर हम कह दें कि बताओ ये प्राकृतिक संख्या है, तो क्या कोई चीज माइनस हो सकता है? जैसे ये डेस्टर है, तो या तो ये रहेगा या तो नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ये है तो फिर वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर नहीं है तो फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। ठीक, अब जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है, -1। अब -1 आप बताओ कि ये क्या डेस्टर माइनस में जा सकता है? ऐसे दिखेगा कि हाँ वहाँ माइनस पर आ, नहीं दिख सकता ना। तो इसलिए माइनस की या ऋणात्मक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कभी भी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती। अच्छा, इसी तरह से क्या जीरो आएगा? तो जीरो का मतलब कुछ नहीं, मतलब है ही नहीं, जो प्रकृति में है ही नहीं, तो क्या उसको प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो कौन सी संख्या आएगी? ना तो जीरो आएगा ना तो ऋणात्मक आएंगी। तो फिर आएगा क्या, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अच्छा, ऐसे कहाँ तक? अनंत तक। आप जहां तक लिखते जाएंगे पॉजिटिव में, वो सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? तो सभी संख्याएं आएंगी किसके अंतर्गत? प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के अंतर्गत किसे कहते हैं, हम लोग किसको रखेंगे? तो जैसे जीरो है, अगर उसी को हम जीरो को भी साथ ले लें तो ये हमारी कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याओं की श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सी संख्या आती है? तो फिर उसके बाद में आती है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक से वैसे ही पता चल जा रहा है, वैसे तो इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरी की पूरी संख्या, पूरा पूरा अंक, मतलब उसमें कुछ भी नहीं, जैसे कि 1.5 नहीं, ये सब नहीं चाहिए, पूरा पूरा अंक चाहिए। या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5। ठीक है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं चलेगी। अच्छा, अब अगर ये इसके अलावा और कोई संख्या नहीं चलेगी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या माइनस वाली संख्याएं ले सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारे पास पूरी की पूरी संख्या होनी चाहिए, बाकी वो प्लस हो माइनस हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर देखा जाए तो हमारा पूर्णांक में आएगा क्या? जीरो आएगा, फिर आएगा क्या? 1, फिर 2, यानी पॉजिटिव जितने भी संख्याएं हैं पॉजिटिव, वो सब किसके अंतर आएंगी? पूर्णांक के अंतर्गत आएंगी। सेम इसी तरह से निगेटिव संख्याएं भी किसके अंतर्गत आएंगी? पूर्णांक के अंतर्गत। ठीक है, अब इसी को बांटा जाता है कि पूर्णांक संख्याओं को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है। कितने कितने? एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक क्या, निगेटिव। मतलब ऐसी संख्याएं जो प्लस हैं और ऐसी संख्याएं जो माइनस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अगली जो संख्याएं हैं उनको अगर देखें तो फिर इसी के अंतर्गत आने लगती हैं फिर क्या, परिमेय संख्या। कैसी संख्याएं? परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या तो आप लोग पढ़े होंगे कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो वो सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी? परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। अब यहाँ पर हम 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी लिख सकते हैं, 4 को भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम कह दे, कोई हमसे कह दे कि अच्छा बताओ क्या 2.3 को लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं किस रूप में? अंश बटे हर के रूप में। ठीक है, ऐसे सेम इधर भी आप लोग माइनस में -1/2 भी लिख सकते हो, -3/2 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यानी परिमेय संख्या के अंतर्गत ऐसी संख्याओं को लिखना है कि जिनको हम किस में चेंज कर सकते हैं? अंश बटे हर के रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद में आता है परिमेय संख्या के बाद में आता है क्या, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सिंपल जस्ट इसका उल्टा, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कैसी संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अपरिमेय संख्या में कैसी संख्याएं आती हैं, अपरिमेय संख्या में ऐसी संख्याएं आती हैं जिनका वर्गमूल पूरी तरह से ना निकले, जैसे √3 हो गया, या फिर पाई हो गया। पाई का मान तो अभी खोजा ही जा रहा है, ठीक है। तो पाई वैसे तो इसको लिखते हैं पाई बराबर क्या, 22/7, पर इसका एग्जैक्ट मान नहीं है, इसका नियर अबाउट मान, ठीक है। तो इसलिए पाई जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये आपने सवाल दिया, ठीक। फिर उसके बाद में आता है √3। अच्छा देखो, √3 जो है या √2 जो है, इसका हमें मान निकालना हो तो हम किस विधि से निकालेंगे, वैसे तो इसका जोड़ा बनेगा नहीं, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, भाग विधि, और भाग विधि से तो सबको निकालना आता होगा वर्गमूल, ठीक है। अब जैसे इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जोड़ा बनना चाहिए, क्या जोड़ा बनना है, नहीं तो एक ही बनना है, तो यहाँ 0 लगा लिए, हमारे पास हो गया क्या, जोड़ा। अब यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे उसका पढ़ना उतनी बार पढ़ना है, और आना क्या चाहिए, 2 या 2 से कम। अब जैसे 2 लिख दें तो 2 दूनी हो जाएगा कितना, 4, जो कि क्या ज्यादा, तो फिर इससे कम क्या आता है, 1 आता है, और 1 रखेंगे तो 1 का पढ़ना एक बार पढ़ेंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 कम 1 बचा कितना, 1 बचा। अब क्या हमारे पास यहाँ संख्या बच रही है, अगर हमारे पास संख्या यहाँ बच रही होती तो हम उसको 0 बार लेकर जाते, या जितनी बार चाहता उतनी बार लेकर जाते, पर अभी हमारे पास यहाँ संख्या नहीं है। ये जो संख्या आई है ये किस रूप में आई है, शेषफल के रूप में आई है, और अगर ये शेषफल के रूप में आई है तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। और हम भाग देते समय अगर दशमलव लगाते हैं, भाग देते समय दशमलव लगाते हैं तो हमको 1 0 मिलता है, लेकिन अगर वर्गमूल निकालते समय, मतलब कि भाग विधि से वर्गमूल निकालते समय 0 दशमलव लगाते हैं तो हमको कितना 0 मिलता है, 2। हमेशा 2 से ज्यादा 0 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये हमारा 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब हम यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे उसका पढ़ना उतनी बार ही पढ़ेंगे, और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसका मान 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हो गया क्या, 2। अब यहाँ पर हम रख रहे हैं क्या, 4 रखेंगे तो देखते हैं कि 24 चौक का कितना होता है, 96। 4 चौक 16 के 6 हासिल 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आएगा, 96 आएगा। अब अगर 5 बार लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25 पंचे 125, मतलब ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार लेकर जाएंगे, 4 बार ही लेकर जाएंगे। यहाँ भी क्या लिखेंगे, 4, तो हो जाएगा 4 चौक 16, मतलब कि 96। बचा कितना, 4, और ये सब क्या हो गए, कट गए, ठीक है। अब अगर हम आपसे कह दें कि अब आप लोग बताओ क्या कितनी बार जा सकता है, 24 4 जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 28, ठीक है। 1 लिखेंगे तो 1 बार पढ़ना है, 2 लिखेंगे तो कितनी बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम कह दें कि बताओ क्या एक बार यहाँ दशमलव लगा है तो हमारे पास कितना 0 आएगा, फिर से 2 ही 0, 2 0 से ज्यादा नहीं देगा। अब 1 बार लिखेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, लेकिन 2 बार लिख दिए तो 282 गुणे क्या हो जाएगा, 202, 2 दूनी 4, और 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो आएगा कितना 564, जो कि 400 से क्या है, ज्यादा है। और अगर 400 से ज्यादा है तो फिर इसको हमें कम लेकर जाना पड़ेगा, और 2 से कम क्या होता है, 1। तो अगर यहाँ 1 लिख रहे हैं तो यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा, और इसको हमें जोड़ना भी है तो 1 1 हो जाएगा 2, और होगा 282। फिर से आएगा कितना, 4 नहीं 281, कितना आएगा, 281। अच्छा देखा जाए तो यहाँ तो आएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे तो 10 10 में से 1 गए 9, फिर उसके बाद में 9 9 में से 8 गए 1, फिर यहाँ 3 3 में से 2 गए, ठीक है। अब फिर ये दशमलव लगा है तो हमको कितना 0 देगा, 2 0 देगा, ठीक है। और अगर ये 2 0 दे रहा है तो फिर से अगर हम काटने जाएंगे तो फिर देखते हैं कितनी बार जाता है, कितनी बार जा सकता है। अगर देखा जाए तो 4 बार अगर लेकर जाएं तो 28 2 4 गुणे 4, मतलब यहाँ 4 लिखेंगे तो पढ़ना भी हमें 4 बार पढ़ना है। 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौक 32 के 2 हासिल कितना 3, और 4 दूनी 8 3 11, यानी 11 296। हाँ ठीक है, 4 5 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा 4 बार। 4 बार लेकर जाएंगे तो 11 296।
अच्छा इसको घटाएंगे भी, और यहाँ कितनी बार लेकर गए हैं 4, तो जितनी बार लेकर गए हैं उसको ऐड भी करना है, तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ घटाने पर आएगा 4 और यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 8 में से 2 गए 6 और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको आप आगे ऐसे लेकर चले जाओगे तो ये कभी भी कटेगा नहीं, और ये कटेगा नहीं इसका मतलब ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको मिटा दे दें क्योंकि ये सब तो आपको पिछली कक्षाओं में सीख चुके। अपरिमेय संख्या के बाद में आता है कैसी संख्याएं, वास्तविक संख्या, जो कि हमें पढ़ना भी है, जो कि हमारा चैप्टर है ना वास्तविक संख्या। तो ये क्या है, वास्तविक संख्या। अच्छा वास्तविक संख्या का मतलब क्या हुआ, वास्तविक संख्या का मतलब हुआ ये जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी ऊपर लिखी गई संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आएंगी, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएंगी। चाहे अपरिमेय संख्या हो गया, चाहे परिमेय संख्या हो गया, चाहे पूर्णांक हो गया, चाहे पूर्ण संख्या हो गया, चाहे प्राकृतिक संख्या हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है कि वास्तविक संख्या को हम लोग सोच लेते हैं काल्पनिक संख्या, मतलब कि वास्तविक संख्या जो है उसके अंतर्गत माइनस नहीं आता है, लेकिन वास्तविक संख्या का मतलब क्या होता है कि ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी आएंगी, इसमें -3 भी आएगा, -1 भी आएगा। ठीक है, तो अभी ये भी समझना कि हाँ -1 या -3 वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या नहीं आती है, तो एक संख्या है जो नहीं आती है, उसका नाम है क्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या। ठीक है, ये जो सम्मिश्र संख्या है ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत नहीं आती है। इसको जैसे इसको आप पूछोगे कि कौन सी संख्या है, तो जैसे अंडर रूट में ही कोई संख्या निकल लिखी हुई है, जैसे लिखा है 4, लेकिन इसका वर्गमूल हम कहते हैं कितना आएगा, तो आप कहोगे या तो कितना आएगा 2 है। ठीक है, और अगर इसका वर्गमूल 2 है, प्लस माइनस लगा लेना, तो अगर इसका वर्गमूल क्या है 2 है, तो इसका मतलब तो ये क्या हो गया, किस संख्या के अंतर्गत चला गया, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। लेकिन ये लगा दें माइनस, अंदर माइनस लगा दें, तो इसका वर्गमूल आप प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अगर -2 रखोगे तब भी इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4, और +2 रखोगे तब भी इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, पर हमको चाहिए क्या -4। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको एक शब्द में तोड़ा जाता है, वो हो जाता है 4 गुणे -1, और -1 को किसके बराबर माना जाता है, आई के बराबर। और ये जो आई शब्द है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा। क्या कहते हैं, आयोटा। ठीक है, अच्छा ये ये 11th में है। ठीक है, तो अगर इस तरह की संख्याएं मिल रही हैं तो इनका हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आयोटा का प्रयोग करके निकालेंगे। तो जैसे हो गया, तो अब हम लोग इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे और -1 की जगह पर -1 बराबर आई स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा क्या, आई स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का वर्गमूल हम पूछे कितना होता है, तो आप लोग कहोगे कि 2 होता है, और आई का वर्ग कितना होता है, आई। ठीक है, तो ये जो 2i आया है ये कैसी संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्या होती है। अच्छा सम्मिश्र संख्याओं में भी 2 भाग होते हैं, एक वास्तविक भाग और एक क्या, काल्पनिक भाग। ठीक है, तो वहां वास्तविक, ये वाला वास्तविक भाग है। ठीक है, तो इतना है। अब हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही कौन सी संख्या आती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और इसी अपरिमेय संख्या को हम लोगों को सिद्ध करके देखना है कि कैसे कोई अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप लोगों को लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक, बाकी मिटा दो। अब देखो, अब परिमेय संख्या में बदलने से पहले हमारा आता है क्या, दशमलव संख्याएं, जो कि 9th में आप लोग पढ़े हो, तो थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। अब जैसे दशमलव संख्याएं कितनी तरह की होती हैं, 2 तरह की। ठीक है, एक कौन सी संख्या होती है, एक तो शांत होती है, और दूसरी कौन सी होती है, अशांत होती है।
ठीक है, या इसी को कहा जाता है अनौसानी, अनौसानी। ठीक है, अशांत तो सबको पता है, यदि कट जा रहा है पूरी तरह से तो कैसी संख्याएं हैं, शांत दशमलव संख्याएं हैं। लेकिन अगर पूरी तरह से नहीं कट रहा है तो उसे अशांत या फिर क्या कहा जाता है, अनौसानी संख्या कहा जाता है। अब ये फिर संख्याएं कितने भागों में बढ़ती हैं, 2 भागों में बढ़ती हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे है 5 और 5/2 है, तो अगर 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, दशमलव लगाएंगे, आएगा क्या, 0, और 2 पंचे हो जाएगा क्या, 10, और ये कट जाएगा तो हमारा आएगा कितना, 2.5। अच्छा बताओ, पूरी तरह से कट रहा है, और पूरी तरह से कट रहा है तो ये किसके अंतर्गत आएगा, शांत दशमलव संख्या के अंतर्गत आएगा। लेकिन अशांत दशमलव का मतलब ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से ना कटें। ठीक है, अब इसके अंतर्गत देखो, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने, 2 भागों में। एक ऐसी संख्याएं जिनकी दशमलव के बाद आवृत्ति होती है, ठीक है, जो रिपीट होते रहते हैं, आप लोग बार शब्द का यूज किए होंगे उसके लिए, जैसे कि 1.3 और इसके ऊपर बार लिखा है, मतलब 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर एक आता है कि जो रिपीट तो होता है लेकिन एक क्रम को फॉलो नहीं करता है, जैसे यहाँ 3 3 3 3 क्या हो रहा है, क्रम को फॉलो कर रहा है। लेकिन कुछ संख्या जैसे अभी लिखे थे ना 1.414, अब इसमें कोई क्रम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के बुक में दिया होगा कि 1.414 का क्या होता है, नहीं दिया है। नहीं दिया क्या, नहीं दिया। ठीक है, तो इसका आगे और भी कटता नहीं है, आगे बढ़ता चला जाता है। अच्छा, ऐसी संख्याएं जो जो एक ही पैटर्न को या एक ही अंकों को कुछ अंकों बाद रिपीट होती रहती हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है अनौसानी आवर्ती संख्या। कैसी संख्या, अनौसानी आवर्ती संख्या। लेकिन जो रिपीट नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अनौसानी, अनौसानी अनावर्ती संख्या। कैसी संख्या, अनौसानी अनावर्ती संख्या। ठीक है, जैसे अभी हमको 10 में 3 से भाग देना हो तो कितना है, तो करीब करीब आएगा 3.33333, बार बार रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है, तो एक ही संख्या के अंतर्गत आता है, अनौसानी आवर्ती संख्या के अंतर्गत। लेकिन अगर यहीं पर हम लिख दें √2 या लिख दें √3, तो इसका जब आप भाग विधि से वर्गमूल निकालोगे तो एक ऐसी संख्या प्राप्त होगा जो कभी भी कटेगा नहीं। ठीक है, और ये कभी भी नहीं कटेगा, इसलिए इसको हम लोग अगर कोई कट नहीं रहा है तो फिर उसको भाग के रूप में लिख भी नहीं सकते हैं, और भाग के रूप में लिख नहीं सकते हैं तो इसी को चाहे कहो कि अनौसानी अनावर्ती संख्या, चाहे इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या। अच्छा, ये सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सभी संख्याएं आती हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत। लिख लीजिए अगर आप लोगों को लिखना। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अनौसानी हो गया, अपरिमेय संख्या। अब देखो, किसी भी परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे तो अपरिमेय संख्या जब उसके समान रहेगा तभी जुड़ेगा। जैसे ये है तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेगा, और साथ ही अगर ऐसी संख्याएं हैं तो ये संख्याएं जो है, ये अगर ये परिमेय है, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इन दोनों को जोड़ दिए तो जो पूरी संख्या बनेगी, जो होल नंबर यानी पूरा नंबर बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो भी एक अपरिमेय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एक अपरिमेय
हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से यदि घटा देंगे तब भी वो क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही कहलाए। ऐसी संख्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और जोड़ दिए घटा दिए, अच्छा गुणा करेंगे तब भी क्या कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। इसी तरह भाग करेंगे तब भी क्या कहलाएगा, एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन समान में जैसे कि परिमेय का गुणा परिमेय से कर दिया जाए तो फिर क्या मिलेगा, परिमेय ही मिलेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अपरिमेय का गुणा किससे कर दिया जाए, अपरिमेय से कर दिया जाए तो परिमेय मिल भी सकता है, इसका मान परिमेय भी हो सकता है और इसका मान अपरिमेय भी हो सकता है, इसका मान अपरिमेय भी हो सकता है। अगर जैसे कि अभी हम लिख दें कि 2√3 और गुणे √2 तो आएगा कितना 2√6 और जो कि कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम यही कह दें कि √3 गुणे √3 तो फिर कैसी संख्या प्राप्त होगी, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी संख्या प्राप्त हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, यदि समान अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो कैसी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर समान नहीं है तो फिर यहाँ परिमेय लिख लीजिए और यहाँ क्या लिखिए, तो यदि समान है परिमेय संख्याएं तो एक परिमेय संख्या बनाएंगी, अपरिमेय संख्याएं यदि समान है। लेकिन यदि अपरिमेय संख्याएं समान नहीं है तो फिर वो कैसी संख्याएं बनाएंगी, अपरिमेय संख्या ही बनाएंगी। ठीक है, अब कुछ और देख लीजिए, जैसे कि 2 है, अच्छा 2 नहीं 15 मान लेते हैं। अच्छा 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, हम कह दें कि 15 में कौन कौन से अंक हैं, 15 का गुणनखंड अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 5। ठीक है, लेकिन हम कह देंगे अच्छा 225 का गुणनखंड करके बताओ कितना है, तो 225 का गुणनखंड वैसे सबको मालूम है कि 225 का गुणनखंड करना, तो 3 से कटेगा, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर से 3 से काटेंगे तो हो जाएगा कितना 25 और फिर से 5 से काट देंगे तो 5 और फिर से 5 से काट देंगे तो कितना आएगा 1। यानी कि इसका गुणनखंड आया क्या, 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5, मतलब 3 के पावर कितना 2 और 5 के पावर भी कितना 2। मतलब अगर एक 3 था तो उसके वर्ग में कितने 3 रहेंगे, 2 3 रहेंगे, और यदि वर्ग में एक 3 है तो मतलब दूसरा 3 भी होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि एक 5 था तो यहाँ कितने 5 रहेंगे, 2 5 रहेगा। अच्छा सेम इसी तरह से अगर एक 5 मिल गया तो एक 5 इसके अंदर और होगा। तो इसी गुण का प्रयोग अभी हम लोग करेंगे कि यदि किसी संख्या के अंतर्गत वर्ग में कोई संख्या है तो उसमें कितनी संख्याएं वैसी होंगी, 2 संख्याएं। ठीक है, अब और भी कुछ संख्याएं हैं जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कौन सी संख्याएं, भाज्य संख्या, फिर पढ़े हो अभाज्य संख्या, फिर पढ़े हो सम संख्या, फिर पढ़े हो विषम संख्या। ठीक है, अच्छा भाज्य अभाज्य के साथ ही आता है क्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या का मतलब कितना क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका कितना गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य संख्या के अंतर्गत किसको रखेंगे, तो जिसका मतलब इसका से उल्टा जस्ट ऐसी संख्या जिनका केवल और केवल कितना हो, 2 गुणनखंड। या इस शब्द को ध्यान देना, केवल और केवल कितना, 2 गुणनखंड, ना इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। फिर आता है सम संख्या। सम संख्या के बारे में पता है, ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या हो, विभाज्य।
अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो किसके अंतर्गत आएगी? सम संख्या के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से है विषम संख्या, और विषम संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना, 2 से विभाज्य ना। फिर आता है सहभाज्य संख्या। असहभाज्य संख्या के अंतर्गत उन संख्याओं को रखते हैं, तो इनमें दो संख्याएं आती हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो उनको क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे पहले आया भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के अंतर्गत क्या? ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे हम कह दें कि 5, 5 का गुणनखंड क्या होता है? 5 गुणे 1। ठीक है, हम कह दें कि 25, अच्छा 25 का गुणनखंड क्या होता है? 1 गुणे 5 गुणे 5। किसी को दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इसी तरह से हम कुछ और कह दिए, जैसे 2 कह दिए, तो 2 का कितना होता है? 1 गुणे 2 होता है। फिर उसके बाद में आता है 1, और 1 का क्या होता है? 1 गुणे, बस 1 होता है, क्योंकि 1 के अलावा और इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। अब देखो, जैसे कहते हैं कि बताओ 5 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, तो आप लोग क्या बताओ? तो 5 के कितने गुणनखंड हमें मिल रहे हैं? 2 गुणनखंड मिल रहे हैं। और अगर हमको 5 के 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 संख्या है, ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं 25 है। अच्छा, 25 में देखा जाए तो कितने गुणनखंड मिल रहे हैं? 2 से ज्यादा। 1 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 तो मिल रहे हैं, लेकिन एक तीसरा मिल रहा है। और अगर एक तीसरा मिल रहा है तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, फिर आता है 2। अच्छा बताओ, 2 के कितने गुणनखंड हुए? 2 ही हुए। और अगर 2 के 2 गुणनखंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये किसके अंतर्गत जाएगा? अभाज्य के अंतर्गत जाएगा। फिर आता है 1। अच्छा, 1 का केवल और केवल एक ही गुणनखंड है, और वो स्वयं है। ठीक है, तो इसीलिए 1 को ना तो भाज्य के अंतर्गत रखा गया है और ना ही अभाज्य के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों। फिर उसके बाद में सम और विषम तो आप लोगों को पता है। अब आता है सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी दो संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कहते हैं 25 और 30, दोनों का क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। ठीक है, पच्चीस का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुणे 5 होगा, ये तो सबको पता होगा। 30 का कितना होता है? 2 गुणे 3 गुणे 5 होता है। अब अगर देखा जाए तो इनमें कॉमन पद मिल रहा है, यानी 5 कॉमन है। और जैसे ही हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, जैसे ही हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ये सहअभाज्य संख्या नहीं, ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 3 ले लिए और क्या ले लिए? 5 का। 3 का गुणनखंड होगा 1 गुणे 3, और 5 का गुणनखंड होगा क्या? 1 गुणे 5। अब आप लोग बताओ, कुछ भी कॉमन है और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उन्हें कैसी संख्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, अगर कुछ नोट करना हो इनमें से। तो अब अगर आपको कह दिया जाए कि अभाज्य संख्याएं, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं बताइए, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे क्या? एक नहीं, एक को हमें नहीं लिखना है। कहां से लिखना है? 2 से। 2 3 4 5, समझ गए ना? एक को नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि एक का केवल और केवल एक ही गुणनखंड होगा। ठीक है, और हमें कितने चाहिए? केवल और केवल 2 गुणनखंड। ठीक है, मिटा दे।
अब हम लोगों को सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा कि जैसे √2 ही सिद्ध करने के लिए, अब सबको पता है कि √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब हमसे सिद्ध करवाने के लिए कहेगा कि सिद्ध करके बताओ कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो कैसे सिद्ध करेंगे? अब देखो, ये ऐसे तथ्य हैं जो कि क्या हैं? सदा सत्य रहने वाले हैं ना। कैसे तथ्य हैं? सदा सत्य रहने वाले हैं। तो इनको हम लोग अगर जनरल मेथड से जैसे किसी परिमेय का प्रयोग करके हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इनके लिए कौन सी विधि आती है? इनके लिए जो हम सिद्ध करने के लिए हमको विधि बताई जाती है वो होती है गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है। गणितीय आगमन का सिद्धांत, ठीक है। गणितीय आगमन का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि कैसे गणित में अक्षरों को जोड़ा गया या कैसे गणित की उत्पत्ति हुई, उसका प्रयोग करके हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अगर इसको हमें सिद्ध करना हो तो अब सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो जैसे कोई किसी के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है, कि वो चोर है या फिर क्या है, तो हम पहले उसको चेक करेंगे कि कहीं एक है तो नहीं चोर, है कि नहीं। देंगे कुछ सामान रख देंगे और रख देंगे, अगर वो लेकर चला गया है या कुछ दिखा रहा है ऐसा एक्टिविटी, तो इसका मतलब वो क्या है? चोर। लेकिन चोर मानने से पहले उसको हमको क्या मानना पड़ेगा? ईमानदार है। क्योंकि जब तक देखो कहा जाता है कि जब तक किसी को मौका नहीं मिलता है तब तक वो चोरी नहीं करता है, मौका मिलने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर वो मौका मिलने के बाद भी नहीं किया है तो इसका मतलब वो सही है, लेकिन अगर मिला नहीं है और नहीं कर रहा है तो फिर पता नहीं है ना। तो इसका मतलब पहले हमें मानना पड़ेगा उसका क्या? जस्ट उल्टा। अगर वो चोर भी है तभी उसको हमें क्या मानना पड़ेगा? कि वो सही है, ठीक है। तो इसमें भी हम जैसे ये दिया है कि √2 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे क्या? हम मानेंगे कि √2 क्या है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या माना √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, अगर √2 अपरिमेय संख्या है तो इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और मान लेते हैं कि √2 जो है ये बराबर है किसके? a बटे b की। अच्छा, ये और b कैसी हैं? तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे अभी लिखे हैं ना 25 बटे क्या 30, अगर किया जाए तो क्या आएगा? 5 गुणे 5 और बटे में 2 गुणे 3 गुणे क्या 5, 5 से 5 कट जाएगा तो आएगा 5 बटे कितना 6, ठीक है। और अगर 5 बटे 6 आएगा, अब आप बताओ 5 और 6 कैसी संख्याएं हैं? क्या सहभाज्य संख्या है? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड था वो क्या हो गया? कट गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भी लिखेंगे कि a और b कैसी संख्याएं हैं? सहभाज्य संख्या। ठीक है, अगर ये और भी सहभाज्य संख्या, ठीक। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? हमको इसको बनाना है परिमेय, दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं? वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने, ठीक है। अच्छा, वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग 2 होगा, a का वर्ग a² हो जाएगा और b का वर्ग क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा। इधर ये बटे में इधर आएगा गुणे में, तो हो जाएगा 2 गुणे b² बराबर है किसके? a²। मतलब ये स्क्वायर का जो गुणनखंड है वो क्या आ रहा है? 2 गुणे b² के बराबर आ रहा है। अब आप लोग ही बताओ, यदि ये स्क्वायर के गुणनखंड में ये आ रहा है तो क्या ये के गुणनखंड में 2 आएगा कि नहीं आएगा? और अगर ये के गुणनखंड में 2 आएगा तो यहाँ पर कोई और संख्या आएगी, और मान लेते हैं वो संख्या क्या थी? c थी। किसी को दिक्कत नहीं? तो पहले हम लोग लिखेंगे कि अगर ये स्क्वायर के गुणनखंड a² जो है a²
दो ए स्क्वायर का गुणनखंड, 2a स्क्वायर का गुणनखंड है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर का गुणनखंड है तो ये का गुणनखंड 2 भी होगा, ये स्क्वायर का है तो ये का भी, क्योंकि अभी बताएं कि कैसे। ठीक है, और अगर केवल 2 को निकालेंगे तो यहाँ एक हमें नई संख्या मिलेगी, क्योंकि यहाँ वर्ग है और वर्ग को कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, मान लेते हैं वो संख्या क्या थी, c। तो अब हम a बराबर क्या रखेंगे, c। अच्छा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 2 गुणे किसके, c। अब फिर से दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ये जो बी स्क्वायर है ना, ये जो बी स्क्वायर है, अगर सही, ए बराबर कितना रखे थे, 2c रखे थे। अच्छा ए की जगह पर जब हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर और बराबर किसके रखेंगे, तो हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर। तो आएगा क्या, 2 गुणे बी स्क्वायर बराबर किसकी, 2 दूनी 4 c स्क्वायर के, और 2 से अगर काटें तो आएगा कितना, 2। तो बी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, 2c स्क्वायर। और जैसे ही हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर का गुणनखंड 2 गुणे क्या आ रहा है, c आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 भी बी स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड। ठीक, हमको क्या मिला कि 2 भी बी स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। और अगर बी स्क्वायर का गुणनखंड है तो इसका मतलब बी का गुणनखंड भी हो। ठीक है, तो यहां से मिला 2 ए तथा बी दोनों संख्याओं का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब तुम लोग खुद ही बताओ, अभी हम ए और बी को कैसी संख्याएं माने थे, सहभाज्य संख्या माने थे। तो अगर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः ए तथा बी सहअभाज्य संख्याएं नहीं, सहअभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, और यदि ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग माने थे वो क्या है, गलत है। अतः हमारी परिकल्पना जो है वो क्या है, गलत सिद्ध। और यदि गलत सिद्ध हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि √2 एक जो है अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। लिख लीजिए अगर इतना। मीटर अब हम लोग प्रश्नावली पर आते हैं। कुछ सूत्र हैं, जैसे एलसीएम निकालना सभी को पता होगा, एलसीएम, और एचसीएफ निकालना भी क्या है, सभी को। ठीक है, और सीखेंगे भी अभी हम लोग कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा। ठीक है, इनमें सूत्र कुछ बनता है कि जैसे दो संख्याएं दी हुई हैं
तो दोनों संख्याओं और एलसीएम और एचसीएफ के बीच जो सूत्र बनता है वो होता है दो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और गुणे क्या एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये सूत्र हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, हमेशा आज भी लगेगा, आगे भी लगेगा। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ हो गया। अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम और किसको एचसीएफ। जैसे पहला ही सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभ्यास प्रश्नावली 1.1 है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड भी देख लेते हैं। तो गुणनखंड कितने तरीके के हो सकते हैं, एक तो केवल और केवल क्या गुणनखंड, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है अभाज्य गुणन, अभाज्य गुणन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि उसका जो दी गई संख्या है उसका गुणनखंड तो करना है, लेकिन कैसी संख्याओं के गुणन के रूप में, अभाज्य संख्याओं के, भाज्य संख्याओं के रूप में। ठीक है, और ये किसी भी रूप में तोड़ दो तो उसको क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे 140 है तो एक गुणनखंड का मतलब गुणे के रूप में तोड़ना। ठीक है, और जैसे 140 है, अब हमको पता है कि इसको 20 गुणे 70 करेंगे तब भी कितना है 140 है। ठीक है, और कुछ अगर देखा जाए तो 14 गुणे 10 करेंगे तब भी कितना आएगा 140 है। ठीक है, लेकिन जो अभाज्य गुणनखंड होता है इसमें एक फिक्स होता है कि इतनी ही संख्याएं आएंगी, तो हमको जो करना है वो कौन सा करना है, अभाज्य गुणनखंड। अब जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटना शुरू करेंगे, क्योंकि इसे 1 से काटेंगे तो वही संख्या रह जाएगी। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, फिर काटेंगे 2 तिहाई 6 और 2 एक बचा 2 पंचे 10, फिर उसके बाद अब 2 से तो कटेगा नहीं, फिर किससे काटेंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो क्या आया है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 है। ठीक है, लेकिन इसके गुणनखंड कई हो सकते हैं, जैसे आप लोग 2 कर लो और इन सबको एक साथ कर लो तो भी गुणनखंड बन जाएंगे। ठीक है, तो दो तरह के गुणनखंड, एक केवल गुणनखंड और दूसरा क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। हमको करना क्या है अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इसी तरह कहा है 156 का बताओ, तो 156 का भी आप निकाल सकते हो क्योंकि शुरू से ही पढ़े हुए सब। 2 से कटेगा, ठीक है, और 2 से कटेगा तो 2 सत्ते 14, एक बच्चा और 2 अठे 16, फिर आएगा 2 तिहाई 6, फिर बचा 1 2 नवा 18, 13 तिहाई 39, मतलब 3 एकम 3 3 त्रिक का 9 और 13 एकम कितना आएगा 13, यानी 156 का गुणनखंड क्या हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 के 5 कितना 2 और गुणे 13 गुणे कितना 13, मतलब 3 गुणे कितना 13। ठीक है, तो ये सब तो हो जाएगा आप लोग। ठीक, अगला दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इनकी जांच जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब कि जो भी सूत्र लिखे थे दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और गुणे क्या एचसीएफ, इस सूत्र का पहले तो हमें इनका मान निकालना है और उसके बाद इस सूत्र का यूज करना है। जैसे कौन सी है पहली संख्या, पहली संख्या जो है वह है 26 और क्या है 91, 26 तथा 91। अच्छा, 26 का हम लोग अगर गुणनखंड करें तो आएगा क्या
वैसे ये सब आपको पता होगा। 2 से काटेंगे 13 और 13 एकम 13, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुणे क्या 13। अच्छा 91 का अगर गुणनखंड करें तो हमारा क्या आएगा 13 सत्ते 91, मतलब कि 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और 13 एकम 13। तो 91 का गुणनखंड क्या आया है 7 गुणे 13, ठीक है। अगर हमें इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब होता है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर है, मतलब जो कॉमन संख्याएं हैं उनको क्या करना है लिखना है। अब जैसे देखो क्या 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, लेकिन 13 दोनों में है तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा हमें निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम निकालते समय ध्यान देना है ऊपर जो लिखी हुई संख्या है इसके सभी गुणनखंडों को लिख लेना है। क्या है सभी अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे क्या 13, पर दूसरे वाले में से वही लिखना है जो एक बार यूज नहीं हुआ, ठीक है। जैसे हम कह दें 7 तो क्या यूज हुआ है नहीं हुआ है तो इसको क्या करेंगे लिख लेंगे, लेकिन 13 यूज हुआ है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो हो जाएगा 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कर लीजिए तो आएगा 7 6 42 के 4 7 दूनी 14 और 4 कितना 18, तो हो जाएगा 100, यानी एचसीएफ आया इसका 13 और एलसीएम इसका कितना आ गया है 182। अब हमसे कह रहा है कि आपको इस सूत्र का यूज करके इसका क्या करना है जांच करना, ठीक है। और किसका प्रयोग करके दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि 26 गुणे क्या 91 बराबर होना चाहिए किसके एलसीएम गुणे एचसीएफ के। एलसीएम निकला है क्या 13 और गुणे कितना 82। जीरो तो ऐसे ही रहेगा 9 छक 54 के 4 हासिल कितना 5, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना होता है 23, 18 5 9 दूनी 18 5 23। सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे 91 है भाई, तो हो जाएगा क्या ऊपर 26 गुणे 91 आएगा 26 और 9 छक 72, 54 भाई 9 छक 54 54 और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 13 23, 6 4 2 6 3 2, तो आएगा कितना 2 3 6 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी हमको 182 में भी किससे गुणा करना है 13 से, 13 दूनी 26, 26 के 6 कितना 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल कितना आएगा 10, 13 एकम 13 और 13 10 कितना हो जाएगा 23, तो ये भी आएगा कितना दोस्तों 2366। तो LHS बराबर किसके हो गया है RHS की। तो ये भी पता चल गया कि ये जो हमारा गुणनखंड निकला था ये क्या है सही, ठीक है। तीसरा सवाल है सेम इसी तरह से आप लोग कर लेना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ क्या कह रहा है एचसीएफ ऑफ किसका 306 और कामा 670 है कितना 9, इसका मतलब ये हुआ 306 और 657 का जो एचसीएफ मतलब कि महत्तम समापवर्तक है वो कितना है 9 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है एलसीएम आप किसका वही 306 कामा 657, मतलब कि 306 और 657 का एलसीएम आपको क्या करना है ज्ञात करके बताना है। अभी सूत्र बताएं क्या होता है
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर होता है LCM और गुणे क्या HC। ठीक है। अच्छा, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो 306 और गुणे कितना 657 और बराबर किसके होगा? तो ये बराबर होगा दोनों संख्याओं के एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है? 9 दिया है और एलसीएम का मान हमें पता नहीं। ठीक है, इधर गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा तो 657 और बटे में कितना 9 बराबर है किसके? एलसीएम। ठीक है, काटते हैं, क्या ये कट जाएगा? 6 3 9 कट जाना चाहिए, 9 1 9 और 9 3 27 9 4 36। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 657 और गुणे 34 तो हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 और 5 चौक 20, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल 2 और 6 चौक 24 2 कितना हो जाएगा? 26। 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2 और 5 3 15 2 17 के 7 हासिल कितना? 1 और 6 त्रिक 18 और 1 कितना आएगा? 19 तो हो जाएगा 8 2 और 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल 1 और 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो करीब आएगा 2 2 3 3 8 इसका एलसीएम। ठीक, लीजिएगा, ये सब विकल्प में आना। आगे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक जो 0 है वो पर 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। 6 के पावर n है और हमें दिखाना है कि 6 के पावर n जो है वो इसका जब हम लोग विस्तार करेंगे, मतलब जो इसका मान निकालेंगे, तो क्या कभी लास्ट वाला अंक 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो 0 बनाने के लिए हमेशा याद रखना कि 0 तभी बनता है जब 2 आए और क्या आए 5। किसी संख्या में या तो 0 आ जाए या फिर उसका गुणनखंड क्या है 2 और 5 है। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके लास्ट में 0 आना संभव नहीं। ठीक है, अब जैसे अब इसमें हमको बताना है, तो अगर 6 का गुणनखंड करें तो क्या होगा? 2 गुणे 3। तो हम लोग लिखेंगे 6 के पावर n जो है इसका कोई मतलब 6 के पावर n जो है इसका ये जो है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं समाप्त होगा? क्योंकि इसके गुणनखंड में जो है 2 तो है लेकिन इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। यदि 2 और 5 दोनों एक साथ आएंगे तभी जो ये संख्या 6 के पावर n है इसका जो गुणनफल है या जो गुणनफल आएगा वो जो है 0 पर समाप्त हो सकता है किसी भी संख्या के लिए। तो इतना क्यों लिख लो। ठीक है, आगे क्या हो गया? तो लिखेंगे कि 6 के पावर n जो है इसका कभी भी कोई 6 के पावर n जो है ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 तथा 5 नहीं, 2 है लेकिन 5 नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 जो है ये क्या है? भाज्य संख्या क्यों है? अच्छा, दूसरा भी दिया है 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 और क्या 1 और प्लस क्या 5। हमको बताना है कि ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं ये भाज्य संख्या क्यों है। हम बताए हैं
कि यदि किसी संख्या का 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो फिर कैसी संख्याएं कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप लोग खुद ही बताओ, क्या यहाँ पर 13 दिख रहा है? यहाँ पर 13 दिख रहा है, मतलब 13 को कॉमन कर सकते हैं। तो 13 को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या? 7 गुणे 11 और प्लस क्या? 1। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 13 और गुणे 7 गुणे 11 और प्लस क्या? 1। अब तुम लोग खुद ही बताओ, 1 2 और कितना? 3, मतलब कम से कम तो 3 गुणनखंड इसका है ही, यानी ये 2 से क्या है? ज्यादा है। और यदि जो संख्या लिखी हुई है उसका गुणनखंड 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। सेम इसी तरह से इसमें क्या कॉमन होगा? 5 कॉमन होगा, तो 1 और 5 से कटेगा ही कटेगा, साथ ही जो एक और संख्या बनेगी उससे भी ये कटेगा। जैसे इसमें से 5 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचा क्या? 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? एक तो सभी का गुणनखंड होता है, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस क्या? तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है। अब लास्ट सवाल है, 7वां सवाल। 7वां सवाल कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो है 18 मिनट। वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाने में सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा लिया गया समय कितना है? जो समय लग रहा है वो लग रहा है 18 मिनट। कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। ठीक है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि द्वारा लिया गया समय, तो रवि द्वारा लिया गया समय जो है वो कितना है? तो रवि द्वारा लिया गया समय है 12 मिनट। कितना है? 12 मिनट। ठीक है। कह रहे मान लीजिए वह दोनों एक ही दिशा में एक ही समय में चलना प्रारंभ करके, मतलब कि जैसे ये वृत्ताकार मार्ग है, मतलब यह पथ है और इस पर एक ही दिशा में, मतलब ये भी इसी तरफ जा रहा है और ये भी इसी तरफ जा रहा है। तो कह रहा है कि कितने समय बाद पुनः वह एक दूसरे से मिलेंगे। एक साथ चलना शुरू किए और फिर वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है। अच्छा बताओ, एक 18 की स्पीड से चल रहा है और दूसरे कितने की स्पीड से चल रहा है? 12 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है। हमसे कह रहा है कि कह रहा है कि वो दोबारा एक ही स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए हमेशा क्या निकालना रहता है? LCM। क्या निकालना रहता है? LCM। तो न्यूनतम समय बताना है कि वह न्यूनतम समय बताइए कि जिसमें वो पहली बार मिलने के बाद दूसरी बार मिले। ठीक है। और न्यूनतम के लिए क्या निकालेंगे? तो किसके बराबर होगा? रवि तथा क्या नाम है? सोनिया एक दूसरे से रवि और सोनिया को दोबारा मिलने में लगा समय, दोबारा मिलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा LCM। किसका LCM? 12 और 18। अच्छा देखते हैं कि 12 और 18 का LCM निकालना है, तो 7 भी निकालना आप लोग जानते हो। तो 2 से काटेंगे, 2 से 12 और 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6
और यहाँ 9 आएगा और फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से काटेंगे 1 1, तो आएगा कितना 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा 36 मिनट, 36 मिनट, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। अब नेक्स्ट दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे, लिख लीजिए। इसको भी आप कर सकते हैं।